रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम एक बड़ी मज़मूम मुहिम देख रहे हैं, मुनज़्ज़म मुहिम देख रहे हैं, और वो मुहिम जो है उसका मरकज़ जो है वो पाकिस्तान की अदलिया है। और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन उठाई हुई है मुस्लिम लीग नून वालों ने, और उसका भी जो हदफ जो है वो अदलिया नज़र आती है। तो उसके ऊपर भी मैं ज़रा सी भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं वो आज भी कोई ऑडियो लीक हुई। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जहां कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, गैर कानूनी बातें जो हैं वो टेप की जा रही हैं, उसके बाद गैर कानूनी तरीके से टेप किया जा रहा है, लोगों को कानून तोड़कर लोगों की बातें टेप की जा रही हैं, फिर उसके बाद उसकी चेपियां बनाई जाती हैं, कट पेस्ट किया जाता है, उसके जरिए हमले किए जाते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील भी रखी हुई है, और उस अपील के ऊपर हमारी तो दरखास्त होगी आला अदलिया के साथ कि ये जब मामला जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और ये सूरत हाल आ गई है कि साबका आर्मी चीफ कहते हैं कि वो खुद जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल जो है उसको टेप करते थे, और उसके बाद हमने देखा कि इस हुकूमत के अंदर भी वजीर आजम की दफ्तर की कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, उसकी टेपें रिलीज हुई, ऑडियो रिलीज हुए में। सो ये जो बिल्कुल एक जंगल का कानून की सूरत हाल बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस खतरनाक रविश को रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वजीर आजम पाकिस्तान जो है उसको भी बात करते हुए ये इत्मीनाद नहीं होगा कि सिक्योर बात, जो जाहिर है कि मुल्क की ऐसे मामला जो इंतहाई हसास नेचर के मामलात होते हैं, उसके अंदर भी वो बात करते हुए अगर टेलीफोन सिक्योर लाइन के ऊपर जो है वो महफूज नहीं है, वो दफ्तर के अंदर बैठकर उसकी बातचीत महफूज नहीं है, तो उमूर मुमलिकत कैसे चलाए जाएंगे? ये किस तरीके से हम अपने मुल्क के फैसले करेंगे? जैसे मैंने कहा कि खारजा पॉलिसी के बड़े मामलात ऐसे होते हैं, ऐसी मईशत के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो डिस्कशन हो रही होती है, फैसले के बारे में सोचा जा रहा होता है, अगर वो खबर बाहर निकलती है तो उससे बेतहाशा नुकसान हो सकता है। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो इनफरादी राइट्स हैं, जो हमारे आइन के अंदर जिनकी गारंटी दी गई है कि हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो राइट हासिल है, जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी वो जो अपने दफ्तर में काम कर रहा है या अपने वो टेलीफोन लाइन पे जो बात कर रहा है, वो बगैर किसी कानूनी कार्रवाई किए हुए उसके अंदर मुदाखलत नहीं हो सकती। उसको रोकने की अशद जरूरत है। और जिस तरीके से ये सारी रबश शुरू हुई है, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं, यानी अब वकला बरादरी के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और वकला बरादरी के जरिए तोपों का रुख उनके ऊपर करके असल में पीछे जो है अदालत को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। कल ये बराह रास्त अदालत के ऊपर कोई अटैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल बनती चली जा रही है कि मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, ये इंतहाई खतरनाक रविश है। और एक दफा ये बात जो है वो मान ली जाए कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के तहत नहीं चलना, तो उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, उससे क्या चीजें आगे निकल सकती हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है गुजर चुका है, और पाकिस्तान उसका नुकसान भी भुगत चुका है कि जब आइन से इनहराफ किया जाता है तो मुल्क को कितना शदीद नुकसान होता है उससे। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि इस रविश को फौरी तौर पर रोका जाए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर हियरिंग शुरू करें, और जो जो ये गैर कानूनी काम करने में मुलव्वस है उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ताकि बाकी आइंदा के लिए लोगों को रोका जा सके। और ये जो दीदा दलेरी के साथ कानून को तोड़ा चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है कि वो गैर कानूनी एक्टिविटी की, यानी एक गैर कानूनी तरीके से बात टेप करने की बड़ी खुशी खुशी फखर से मुल्क का वजीर दाखिला, जिसका काम है कानून तोड़ने वाले को रोकने का, वो खुद आके उसके ऐलान कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ऊपर अटैक, आप सोशल मीडिया आप आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अटैक किया जा रहा है।
मकसद साफ है और मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को दबाव में लेकर आना है। उसके एक दो बड़े बड़े जो मकासद हैं, उसके अंदर एक तो जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इलेक्शन से भागने की उनको रास्ता कोई कानूनी तरीका मिल नहीं रहा और उनको पता है कि जब तक हम अदलिया के ऊपर दबाव डालकर कोई अपने गैर कानूनी काम को, अपने गैर आईनी काम को, अपने आइन के इनराफ को अदलिया से कवर नहीं दिलवाएंगे तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरा अटैक चल रहा है। आपको जज साहब जो हैं वो जब फैसला करते हैं जिसके अंदर इम्भाम ही कोई नहीं है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, जिस वकील से आप बात कर लें वो आपको यही बताएगा, जिस जज से बात कर लें वही बताएगा। जब वो बिल्कुल वाज़ेह चीज जो है, जज साहब पूरा टाइम लगा के 10 दिन उसको केस को चलाते हैं, बार बार मौका देते हैं गवर्नर साहब के वकील को भी, इलेक्शन कमीशन को भी कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करें और उसके बाद आइन के मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। तो एक पूरा अटैक शुरू हो जाता है उनके ऊपर और ये उस वक्त अटैक करते हुए वो भूल जाते हैं कि ये वही जज साहब हैं जिन जज साहब के फैसले की वजह से हमजा वजीर आला का ओथ उन्होंने हलफ लिया और उन्हीं ने अहकाम जारी किए थे जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लगाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करेगा तो सदर पाकिस्तान को पाबंद किया और सदर पाकिस्तान ने उनके अहकाम पर अमल करते हुए हमजा को चीफ मिनिस्टर का, वजीर आला का हल्फ दिया और वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे। वो और बात के उसके बाद जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ने हतमी तौर पर फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो पहले दिन से उसके एलिजिबल ही नहीं थे, उनकी वजारत आला की कुर्सी पे बैठने की बनती ही नहीं थी, कानूनी पोजीशन ही नहीं बनती थी, लेकिन वो बैठे उस कुर्सी के ऊपर। इसी तरीके से जब जज साहब जो हैं वो मरियम का पासपोर्ट रिस्टोर करवाएं अपने अदालती ऑर्डर से और मरियम उस अदालती फैसले की वजह से मुल्क से बाहर जाएं, तो वो जज ठीक हैं, वो अदालतें ठीक हैं। जब वही जज कोई फैसला करें जो आइन से मुताबिकत रखता हो और इनकी पसंद से मुताबिकत ना रखता हो, तो उसके बाद एक पूरी गालम गलोच की और पूरी तोहमतें लगाने की, इल्जाम लगाने की पूरी मुहिम खोल दी जाए और अदलिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जाएं। ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है और मेरी अपनी बड़ी बसद एहतराम अपनी अदलिया से, और लाहौर हाईकोर्ट ही था, पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया था। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई कानून से मावरा कोई काम करे। मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक गिले का इजहार किया। इंसान अपनों से मांगता है, मैंने अपनी अदलिया से मांगा कि अरशद शरीफ की मां को, आजम स्वाति को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया गया। यहां बराह रास्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदतरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि हम अदलिया को अपना मानते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, आइन में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि फिर जरा इनको भी तो बुलाएं ना, जरा मरियम साहिबा को भी बुलाया जाए, ये दूसरे जो वज़रा इनके तकरीरें कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, जरा इनको भी तो एक तौहीन अदालत का नोटिस देके बुलाया जाए ना। ये भी तो जरा आकर कोर्ट के सामने खड़े होके जवाबदेह हो ना, ये भी तो बताएं कि किस तरीके से इनको किस कानून के तहत ये हक बनता है। और जैसे मैंने कहा कि उसी जज के ऊपर इल्जाम लगाने का जिस जज से बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ अभी चंद माह पहले उनको मिली भी हो, उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। सो ये दोनों चीजें जो है आज मैं इसके बारे में खास तौर पे आपसे बात करना चाहता था। अब मैं इससे पहले कि अली अफजल साई को मैं माइक्स दूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो पिछले 75 साल की रवायात से मुख्तलिफ हो। इस मुल्क के अंदर हमारे पास
पढ़े लिखे साफ सुथरे नौजवान जो हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो आएं और आके अवामी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें और मुल्क को जिस तरह हमने बेहतरी की तरफ ले जाना है उस रास्ते पर लेकर चलें। सो उन तमाम मेयार के ऊपर ये नौजवान पूरा उतरता है और आजकल इसके ऊपर भी एक शदीद तोपें खुली हुई हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये खुद अपने अल्फाज में जरा बताए तो इसके ऊपर क्या इल्जामात लग रहे हैं और वो इल्जामात कितने मजाका खेज हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि दबाव में लाया जाए। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, ये इस वक्त आप पूरा पंजाब उठा के देख लें, ये जो मुस्लिम लीग नून की निगरान हुकूमत आई हुई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की लगाई हुई, वो इस वक्त हमारे क्या वर्कर, क्या हमारे एमपीए, क्या हमारे एमएनए, क्या वो सब के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इसी किस्म के काम हो रहे हैं। तो अली अब आप जरा सब बताओ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे खिलाफ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था मैंने इसको इमानत समझ के खर्च किया। सो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और फिर इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि मोटे तौर पे दो इल्ज़ामात लगे, उनकी डिटेल में मैं आगे आता हूं। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि जो ठेके हैं उनमें करप्शन हुई, क्योंकि सीएनडब्ल्यू का काम सड़कें बनाना है, उसमें साफ ज़ाहिर है टेंडरिंग होगी। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये ना मैं साइनिंग अथॉरिटी हूं, सूबे के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत वजीर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी क्लर्क का भी ट्रांसफर कर दे। जो बिडिंग प्रोसेस है उस पर मैं ये बताता हूं कि जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है 4.5% तक मैक्सिमम आप उससे ऊपर जाके बिड कर सकते हैं। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। ये फैसलाबाद में मेरे हलके में 14 टेंडर हुए, जिनमें से 13 बिलो पे हुए और एक अबव पे हुआ। जो अबव पे हुआ वो 0.01 अबव पे हुआ, यानी बहुत मिनिमल। और जो बिलो पे हुए वो 22% बिलो पे हुए, वो 24% बिलो पे हुए। आप जी शऊर समझदार लोग हैं, आज अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं लोगों से पूछता हूं कि ये कैसी करप्शन है, ये कैसे किकबैक्स हैं जो 24% बिलो पे ठेके करवा के मैंने हासिल किए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला काम मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिफाई करवाई 27 कंपनीज, 27 ऐसे ठेके, जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम आप 4.5% ऊपर जा सकते हैं। तो जो ठेके पंजाब में 4 से 4.5% ऊपर गए मैंने वो आइडेंटिफाई करवाए। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 27 ठेके निकले। 27 की 27 कंपनीज ने अंडरटेकिंग दी कि उनकी गैरत जाग गई है, मुल्की हालात उनके सामने, वो मुल्की हालात को देखते हुए अपना 4-4.5% जो ऊपर गए हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस से वो कौमी खजाने में वापस जमा करवाएंगे। ये पंजाब की तारीख में ना आज से पहले किसी की गैरत जागी है, ना आइंदा कभी जागेगी। सो ये कौमी खजाने को 87 करोड़ की बचत हुई है। सो मैं ये समझता हूं कि मेरा तो ये किरदार रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने इस पैसे को कौम की इमानत समझा है और मैंने इंतहाई जांफशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की है। अच्छा, आगे चलते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो साजिश तैयार की गई ये एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक FIR काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि साबका वज़ीर आला के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल साई और मोनस इलाई वहाँ पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं
کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی، لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں. ان کے پاس میری سی ڈی آر موجود ہے، فون کا ڈیٹا موجود ہے، محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں، کبھی گیا ہوں، تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. یہ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے، تو بادی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں، یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا، اب اگلا اس میں ایف آئی آر میں ایکیوز نہیں ہوں، میں یہ بھی واضح کر دوں. ایف آئی آر میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں ایف آئی آر میں بتائی گئی، وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ، اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے، منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا، یہ بھی بہت مضحکہ خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے؟ اسی ایف آئی آر پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے، اسی پہ ایف آئی اے کاگنیزنس لیتا ہے اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی، اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں، وہ تو اغوا ہوئے ہیں. کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا، ایس ڈی اوز کو اٹھایا گیا، ایکسینز کو اٹھایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو، لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی، اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں، انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا، اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے، کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا سائن نہیں ہے، یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا، کسی کا نام نہیں ہے. یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ لیٹر سی سی کیا گیا، یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی، تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے، یہ کرنل آئی ایس آئی فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب، میرا آدھا خاندان فوج میں ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی. کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں ذرا اپنی ذات پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کردار کیا رہا ہے. مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ کی ذات نے مجھے بہت تھوڑی بھوک دی ہے.
میں اپنی رشتہ داری سے پہلے جس دفتر میں تھا آج بھی الحمدللہ اسی دفتر میں اپنی وکالت کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میرے 3 بھائی وکیل تھے جن میں سے 2 باہر سے پڑھ کے آئے تھے۔ جب میری یہ رشتہ داری ہوئی تو ان تینوں نے وکالت چھوڑ دی۔ سو ہم ان لوگوں کی طرح دیہڑی باز نہیں ہیں، نہ مجھے کوئی پیسہ کمانے کا ضرورت سے زیادہ شوق ہے۔ پھر جتنی دیر میں نے سیاست میں آنے سے پہلے پریکٹس کی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سرکاری ادارے کی ریٹینرشپ نہیں لی اور میں نے کسی سرکاری ادارے کا کوئی کیس نہیں کیا فیس کے عوض۔ سو میرا کردار بالکل صاف ہے۔ میرے پہ یہ الزام بھی لگا کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے مجھے پارٹی میں عزت بھی ملی اور عہدہ بھی ملا۔ یہ الزام کون لگاتا ہے؟ یہ الزام وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب لگاتے ہیں اور چھوٹے عطا تارڑ صاحب لگاتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد 1979 سے سیاست میں ہیں اور میری 44 سالہ پولیٹیکل لیگیسی ہے۔ میرے والد سابق سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں۔ جس ڈپارٹمنٹ کا مجھے تحریک انصاف نے وزیر بنایا، آج سے 25 سال پہلے میرے والد اسی محکمے کے وزیر تھے۔ لیکن میں موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 7 پشتوں میں کبھی کوئی وزیر نہیں بنا، آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ وزیر بنے ہیں، آپ کن بیساکھیوں پہ وزیر بنے ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں۔ دوسرا، جو چھوٹے تارڑ صاحب ہیں، لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ان کے دادا راحلت فرما چکے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں کہ ان کی قبر کی منازل آسان ہوں، یہ فضول ایسی بکواس کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے دادا کا غلیظ کردار یاد آ جاتا ہے۔ سجاد علی شاہ کیس کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کے دادا جو بریف کیس تقسیم کیے کرتے تھے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں، بے نظیر صاحبہ کا اس پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے، فاروق لغاری صاحب آج ان کی اولاد جو ہے وہ نون لیگ میں بیٹھی ہے، ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ سو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ اتنا آگے یہ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہی فن ہے کہ یہ بھی اپنے دادا کی طرح فحش لطیفے سنا کے قیادت کے نزدیک ہوئے ہیں۔ آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، جس طرح کہ اسد عمر صاحب نے کہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں کو۔ اور اب کیونکہ ان کو نیوٹرل، اب ان کو ان کی مرضی کے امپائر نہیں مل رہے، اور اب جو ہے وہ دور چلا گیا جب یہ فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو میں نے تو نہیں لیک کی۔ اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ جیسے 97 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا، اب یہ وہ نہیں کروا سکتے۔ اب ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ چونکہ رفیق تارڑ صاحب دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، سو ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو ججوں میں بریف کیس تقسیم کر سکے۔ سو یہ ان کو تکلیف ہے، اس وجہ سے عدالتوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں اور میری کردار کشی بھی کرتے ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے۔ میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی۔ اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی۔ تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اسد صاحب یہ بتائیں کہ یہ لڑائی جو سیاسی جماعتوں
फॉर्मर आर्मी चीफ एस्टैब्लिशमेंट के चंद लोगों के दरमियान थी। अब पिछले 3 दिन से इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है। एक पार्टी जुडिशरी को मिलाइन करने की कोशिश कर रही है। इनका तो मसला नहीं है, इनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो जुडिशरी में बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में वहां पर जो, और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उन्हें नरेट कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल में क्या यहाँ इलेक्शन पॉसिबल रहेगा, या ये पॉलिटिकल एरिना सारा सेटअप जो बना हुआ है ये सेटअप खड़ा रहेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल वाजे हो गया है कि अगर इनको आइन तोड़ने की भी जरूरत पड़ती है, ये आइन भी तोड़ने को तैयार हैं इमरान खान से सियासी मुकाबले से बचने के लिए। इसमें तो कोई शक ही बाकी नहीं रह गया ना। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के ऊपर भी मैं वही कह रहा हूं ना कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें यह भी मुमकिन है कि इनके पास अब ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्योंकि सियासी मुकाबला हो नहीं सकता, सियासी मुकाबले से आइन के दायरे के अंदर रहकर बचा नहीं जा सकता, तो पहली कोशिश तो इनकी ये अवलीन कोशिश कि किसी तरीके से अदलिया के ऊपर दबाव डालकर और अदलिया से कोई वो 50 की दहाई में नहीं जिस तरह से होते थे वो जस्टिस मुनीर का फैसला, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस, 200 केस जो मशहूर केस हैं, कि ऐसी कोई नई तारीख रकम करवाई जाए, या मेरे ख्याल में ये अब उस नहज पे पहुंच चुके हैं जो चाहते हैं कि अगर आईन ही खत्म हो जाए, जमहूरियत ही खत्म हो जाए, निजाम ही गिर जाए तो वो भी बेहतर है, इमरान खान ना आए। तो ये बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं, सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है। और सेकेंडली अगर आप रज़ाकाराना तौर पे अगर आप जेल और तहरीक के हिस्सा बनते तो किस तरह आपको कानून के तहत अरेस्ट करें? अच्छा, वो तो खैर टेक्निकल डिटेल है, लेकिन जो पहला आपका सवाल है उसके जवाब बड़ा सादा सा है भाई। वो ये है कि जिस वक्त ये तहरीक के तौर पर किया जाएगा तो फिर रज़ाकाराना तौर के ऊपर उसका तरीकेकार ये हो सकता है बेल को ना डिफेंड करें, जो भी तरीकेकार हो सकता है कि उसको किया जाएगा। हुकूमत के झूठे बनाए हुए पर्चों के ऊपर वो मुझे जोर जबरदस्ती से उठा के ले जाएं, उसके खिलाफ तो मैं कानूनी दिफा करूंगा। लेकिन अगर मुझे यह नजर आता है कि मुल्क की आजादी छीनी जा रही है, 22 करोड़ अवाम की आजादी छीनी जा रही है, तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं कि मैं अपनी आजादी को आर्जी तौर के ऊपर, रज़ाकाराना तौर के ऊपर छोड़ दूं, मैं जेल के अंदर चला जाऊं ताकि 22 करोड़ की आजादी जो है उसको बचाया जा सके। सो ये बुनियादी मकसद है। जो तहरीक हमने शुरू कर क्यों रहे? कर इसलिए रहे कि आइन खतरे में नजर आ रहा है, कर इसलिए रहे कि इदारे जो हैं, हुकूमती इदारे जो हैं, वो आइन से इनहराफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपनी जाती बात बताऊं, मुझे यकीन है कि ये पीर मंगल तक जो है इंशाल्लाह ताला आपको इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है और इंशाल्लाह मुल्क इलेक्शन की तरफ जाने वाला है। ये फिर मैं जी सर ये बताइएगा कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है। कुछ दिन पहले एहसन इकबाल ने कहा था कि जो दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन है। तो अब आपकी नजर में ख्वाजा आसिफ जो है वो दुश्मन है या वो ठीक बात कर रहे हैं? देखें, ये आपने बिल्कुल सही बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान की हुकूमत के काबीना का सिर्फ मेंबर नहीं है, पाकिस्तान की काबीना में जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके जो सबसे ज्यादा सीनियर अराकीन हैं उनमें से एक ये वजीर मौसूफ हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। शौकत तरीन को यह कहने के ऊपर कि वो मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से ये कह रहा था कि भाई ये जो तुम्हारे से इन्होंने सरप्लस की जो कमिटमेंट करवा रहे हैं आईएमएफ को साथ के 750 अरब रुपए या कितने का सरप्लस तुम ले जाओगे, ये तो सैलाब भी आ चुके हैं, तुम किस तरीके से करोगे? तो तुम सच बोलो, इनको लिखो हुकूमत को कि भाई कोई और तरीका निकालें, ये सूबाई सरप्लस से नहीं हो सकता। उसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं कि क्यों जी, कि उन्होंने क्योंकि ये बात कही तो इस बात से जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो इंतशार हो सकता था और परेशानी फैल सकती थी। इधर सीधा सीधा वजीर, इतना सीनियर वजीर कह रहा है मुल्क दिवालिया हो गया है। तो
कल मैं पूछना चाहता हूं सुबह एफआईए से कि क्या पर्चे कटेंगे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या नहीं, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो अपना इसहाक डार साहब आके कौम को इत्मीनान में ले लें, बता दें कि नहीं यार ये ख्वाजा आसिफ जो है बेकसूर है, वाकई में दिवालिया हो गए। आप ये बताइए कि आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अदलिया को बस दबाव में लाने के लिए अटैक किए जा रहे हैं, खुद आपके जो कायद है वो अदलिया में पेश होना पसंद नहीं करते। ये अगर ये आप कहें कि इतने ज्यादा जख्मी है कि पेश नहीं हो सकते तो कोई भी हानि नहीं, काफी हद तक माशाल्लाह तंदुरुस्त हो चुके हैं, पेश होने के काबिल हो चुके हैं, वो बात भी करते हैं। और क्या पीर को पेश हो रहे हैं? अच्छा जी, पहली बात ये कि क्या इमरान खान जो है वो अदलिया के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अच्छा क्या होता है जी, साथ जो विटनेस आते हैं ना, वो विटनेस मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं खान साहब के साथ जाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, हाई कोर्ट पाकिस्तान, दहशतगर्दी की अदालत, हत्ता के सेशन कोर्ट कचहरी इस्लामाबाद एफ8 के मुतअद्दिद चक्कर लगा चुका हूं खान साहब के साथ बैठ के। सो मुझे पता है कि इमरान खान को कोई अना का मसला नहीं है कि वो किसी जज के सामने, चाहे वो बिल्कुल सेशन कोर्ट की अदालत हो, वहां पे भी उन्होंने अपील, और वहां पे भी। सो अब सवाल ये होता है कि क्या पिछले 2 महीने के अंदर इमरान खान में कोई नई अना आ गई है कि जो पहले कभी नहीं थी, जो वजीर आजम रह चुके थे उस वक्त नहीं थी? भाईजान, मसाइल 2 हैं। एक मसला तो यह है कि उनके डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर वहां पे हाई कोर्ट में मौजूद थे, काश जज साहब उनकी बात सुन लेते। जज साहब के सामने डॉक्टर गवाही दे रहे हैं कि हमारी जाती राय यह है कि इनको ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता उस हड्डी में जो अब पहले से बेहतर हो चुकी है, अगर कोई झटका लगता है या ऐसी चीज होती है तो 2 से 3 माह दोबारा इनको इसी तरीके से फिर दोबारा आराम करना पड़ेगा। और दूसरा, सिक्योरिटी के उनके मामलात जो हैं वो आसान मामलात नहीं है। एनीवे, तो पीर का जो आप सवाल कर रहे हैं, अभी यहां से वापस जाके हमारी लॉयर्स की मीटिंग है जी, उसके अंदर फैसला हो जाएगा। ये बताइएगा कि अभी आपने अदलिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसकी मजम्मत की, जबकि जो कुछ 9 अप्रैल की रात हुआ, रात को अदालतें लगी, इस तरह फिर उसके बाद आप लोगों ने भी एक बयानिया तशरीह दिया, कहा गया कौन था वो जिसके कहने पर ये रात में सब कुछ हुआ। उस वक्त आप लोग इसके अगेंस्ट थे, आप लोग भी तनकीद करते थे। माजी में जनरल बाजवा के साथ थे तो आप उनकी सपोर्ट करते थे, आज वो नहीं है तो आप उनको तनकीद करते हैं, नून लीग भी तनकीद करती है। कब तक ये जो इस पाकिस्तान के सियासतदान हैं अपने अपने मफादात के लिए इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और इदारों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के और दूसरी अदालतों के फैसले हमारे खिलाफ भी आए। हमारे जो धरना हुआ, उस धरने के बाद जो केस हुआ, उस केस का फैसला जो है 2013 के इलेक्शन के जो मुतालिक था वो हमारे खिलाफ आया। ठीक है जी। और हमारे ख्याल में उन्होंने अपने खुद ही बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो हैं वो गलत हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर ये ठीक था। कोई एक बयान बता दें इमरान खान ने कहा हो कि किसी ने लिफाफा पकड़ लिया, जज ने कोई गैर कानूनी किया, किसी रिश्तेदार में, एक बयान बता दें। आप 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये हमने सवाल जरूर पूछा था। मैं फिर आपसे दावा करके बोलता हूं, किसी लीडर का, इमरान खान का, मेरा, किसी और सीनियर लीडर का एक बयान बता दें कि जहां पे हमने जज साहिबान की नीयत के ऊपर कोई सवाल उठाया। भाई, मैंने जैसे पहले कहा, ये हमारी अदालतें हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, हम आइन में यकीन रखने वाले हैं, हम इन अदालतों के सामने पेश होते हैं तो जो अपने होते हैं उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये सवाल हमने बिल्कुल पूछा था और हम आज भी पूछते हैं कि रात को 12 बजे अदालत खुलने की वजह क्यों हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि किसी एक जज ने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से जज ने, किसी एक जज ने इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा कि कुछ खबर ऐसी चल रही थी कि मार्शल लॉ लगने वाला है। हमारा फिर वही सवाल होगा, कौन खबरें फैला रहा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है? कैदियों की वैन किसने पहुंचाई वहां पर? कौन ये खबरें पहुंचा रहा था? तो हमारा जो उस दिन सवाल था वो सवाल आज भी खड़ा है। इसके अंदर कोई अदलिया पे इल्जाम नहीं था। तो हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं उनके ऊपर तनकीद करना, फैसले पे तनकीद करना मेरा हक है। फैसले के ऊपर हम तनकीद करते हैं। कभी भी हमने अदलिया के ऊपर कभी भी जाती इल्जाम नहीं लगाए, पैसा लेने का इल्जाम नहीं लगाया, रिश्तेदारी पे फैसले करने का इल्जाम नहीं लगाया, कभी भी नहीं। यह काम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाना या फिजिकली वहां पे अपने जत्थे बेच के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या सोशल मीडिया के जरिए, या उनके लीडर्स जो खुद कहें कि हमारे पास जजों की वीडियोज हैं,
اور ہمیں اور اگر ججز جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہیں دیں گے تو ہم ویڈیو ریلیز کر دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا کام ہے.